नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजेंद्र कुमार। लुसेंट का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसको आगे लेके बढ़ेंगे। जो 1942 के आंदोलन तक हो गया है, ये इस वीडियो का 5वां भाग है, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण फैक्ट देख रहे हैं। हम इस सीरीज में आधुनिक भारत जो लुसेंट में दिया है उसको चलाएंगे। हम इसमें मेरा ये उद्देश्य है कि हम वैसे पॉइंट को हाईलाइट करें जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फालतू के फैक्ट से बचें। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच सैद्धांतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। कहने का मतलब है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो भी गतिरोध था उसको दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला दिया, जिस फार्मूला का नाम था राजगोपालाचारी फार्मूला। ठीक, उसको हम लोग वे आउट नामक पैम्पलेट भी कहा जाता है, लेकिन इसको विशेष करके राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम लोग और कांग्रेस के गतिरोध को दूर करने की बात की गई थी, जो 1944 ईस्वी में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। मतलब कैप्टन मोहन सिंह जो थे, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना आपको जो भी सैनिकों को जापान के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में बंदी बनाया गया है, उन्हें लेकर एक फौज बनाया जाए। और यही विचार आगे चल के आपको, यही आदर्श आगे चल के यथार्थवाद में बदला। ठीक, तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु यह असफल रहा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, किंतु यह असफल रहा। सफलतापूर्वक जो था 1942 ईस्वी में ही रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन का विचार किसके मन की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 ईस्वी में जर्मनी पहुंचे। मतलब भारत से आपको फरार होकर अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से रूस गए, रूस होते हुए रूस में जब देखे कि वो रूस जो है मित्र राष्ट्र के साथ मिल गया है, तो वहाँ से जर्मनी चले गए। ठीक, और जर्मनी से आपको जापान है, जापान के बाद सिंगापुर पहुँचे, वहीं पे अपना आंदोलन चलाया, मतलब युद्ध लड़े। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने दी फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था, जिसमें भारतीय आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपाते थे। ठीक है, तो द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? एक क्वेश्चन पूछेगा। जर्मनी में कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1942 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए, मतलब अफ्रीका जो महादेश है उसको उत्तर में जो क्षेत्र है वहाँ से पकड़ उद्बंदियों को लेकर 10,000 के सैनिकों का दल बनाया। कहाँ पे? तो जर्मनी में ही बनाया था, जिसका नाम क्या था? फ्री इंडिया लीजन, याद रखिएगा। फ्री इंडिया लीजन का गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था जर्मनी में, ये बात याद रखिएगा। 42 में नेक्स्ट आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया। कैसे? जैसे भारत में अभी सरकार चलता है वैसा ही उन्होंने अपना सरकार बनाया जो अस्थायी था। ठीक है, जिसका समर्थन जर्मनी और जापान के द्वारा किया गया था। तो भारत आज़ाद हिंद सरकार का गठन यही है। कब किया गया था? 1943 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया, जिसको रास बिहारी बोस ने गठन किया था, उसका कमांडर बना दिया गया सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, जिसमें 3 गो ब्रिगेडियर था, 3 ब्रिगेडियर थे। एक जो थे सुभाष चंद्र बोस के नाम पे था, दूसरा जो था आपको गांधी जी के नाम पर था, तीसरा नेहरू के नाम पर था, और एक महिला का भी ब्रिगेडियर था जिसको लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कहते हैं, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी संगल कर रही थी, जो सुभाष चंद्र बोस के विरोध में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बोस के विरोध में चुनाव लड़ी थी राष्ट्रपति का। ठीक,
तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि आज़ाद हिंद फौज का सशस्त्र कमांडो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया सिंगापुर में, और यहाँ पे 3 ब्रिगेडियर बनाए गए, सुभाष ब्रिगेडियर, गांधी ब्रिगेडियर, नेहरू ब्रिगेडियर, और महिलाओं का भी एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिसमें दहाड़ते हुए शेर की फोटो था चक्र के स्थान पर। पहले शेर का फोटो होता था, आज़ादी के समय चक्र डाला गया उसमें भारतीय झंडा में। 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो था उस पर जापान का कब्जा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, पहले ब्रिटेन का कब्जा था, उसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया जापान के द्वारा। और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या रखे, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे। मतलब अंडमान का नहीं शहीद द्वीप, और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा। ठीक, टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद, मतलब फॉर्मोसा द्वीप जो है वो अभी ताइवान के नाम से जाना जाता है। ताइवान को ही हम लोग फॉर्मोसा द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ताइवान का पूर्व नाम है। के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं किया जा सका है। ठीक है, चलिए ये बात आप लोग रखिएगा याद। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो था वो कटक में उड़ीसा में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, और इनका जन्म 1897 को हुआ था, 23 जनवरी को रखा हुआ था, जिसको इस साल से हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं 2021 से। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। इस लाइन को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. संगल, ठीक, कर्नल गुरदयाल ढीलन, मेजर शहनवाज खान, ये 3 आदमी का नाम आप लोग याद रखिएगा। पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। कहाँ पे, तो दिल्ली के लाल किले में इन पर मुकदमा चला था 1945 ईस्वी में। जिनकी सज़ा को आपको देश भर में इनके मतलब सज़ा को माफ़ करने की मांग उठी, जिनकी सज़ा को वायसराय के द्वारा बाद में आपको क्या किया गया, माफ़ कर दिया गया। तो आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार जो अधिकारी कौन कौन थे, पी.के. संगल, कर्नल गुरदयाल ढीलन, मेजर शहनवाज खां। ठीक है, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था 45 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा कुछ जो है, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, के.एन. कारजू ने पैरवी की थी। कहने का मतलब है जो 3 व्यक्ति ऊपर थे, शहनवाज, ढिल्लो और आपको संगल, तीनों अभियुक्तों की तरफ से आपको कौन कौन से वकील जो थे, तो तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, भोला भाई देसाई थे और के.एन. कारजू ने पैरवी की थी, जिसका नेतृत्व अध्यक्षता कौन किए थे, तो भोला भाई देसाई किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सभी नाम आप लोग याद रखिएगा और अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, भोला भाई देसाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कराची में आपको 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। ठीक, याद रखिएगा। वायु सैनिकों ने आपको ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में कब हड़ताल किया था, 1946 ईस्वी को। ठीक, और ये आंदोलन जो था शीघ्र ही मुंबई, लाहौर, दिल्ली में फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों की बराबरी का व्यवहार किया जाए। ठीक, नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हम लोग। नौसेना विद्रोह भी इसी समय हुआ, इसी से प्रेरित था, 1946 ईस्वी में हुआ। ये आपको बम्बई के INS तलवार नामक जहाज पर हुआ, याद रखिएगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। वायुसेना विद्रोह कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। नौसेना विद्रोह किस जहाज पे हुआ था, तो INS तलवार, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिनमें सैनिकों ने 5000 सैनिकों ने भाग लिया और आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। उन्होंने भी बराबरी की मांग की थी। 25 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह ने सरदार पटेल के दबाव में आकर क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको कैबिनेट मिशन 1946, प्रधानमंत्री इटली ने कैबिनेट मिशन 1946, जिसके आधार पे ही आपको भारत का संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, याद रखिएगा, जिसको प्रधानमंत्री इटली ने गठित किया था। ठीक, प्रधानमंत्री इटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना और तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की।
22 फरवरी 1940 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक जो थे वो स्टोफन क्रिप्स थे, दूसरा जो थे पैथिक लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर थे। पैथिक लॉरेंस जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कब आया था भारत, मार्च 1946 ईस्वी को। ईस्वी में कैबिनेट आपको इसमें क्या करना था, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन क्या था उससे गरज आप लोग को नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, कैबिनेट मिशन योजना के को मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया, याद रखिएगा, तभी इसको मान्यता मिली और आगे चल के आपको भारत के विभाजन में हुआ। लेकिन इसमें इसने भारत के विभाजन को इनकार किया था, याद रखिएगा। भारत का विभाजन जो हुआ है वो माउंटबेटन प्लान के जरिए हुआ है, न कि कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन आया था तो उसमें केवल संविधान निर्माण की बात की, ठीक। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव हुआ 1946 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस ने 214 समान से स्थान था, जिसमें जहाँ सभी लोग चुनाव लड़ सकते थे, वहाँ पे 205 स्थान प्राप्त किए। और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में, मतलब मुस्लिमों के लिए आरक्षित स्थान जहाँ था वहाँ पे 73 स्थान प्राप्त किए थे। कांग्रेस में कुछ 4 सिख सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था, ठीक। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अब जब देखें कैबिनेट मिशन के आधार पर चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग की हार हुई, पर्याप्त सफलता नहीं मिली, तो ये लोग देखिए कि हम लोग को अब आज़ादी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान नहीं बटाएगा। पाकिस्तान जब भारत पक्ष नहीं बटाएगा तो उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त को मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे, कोई आवश्यकता उसका नहीं है। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना में प्रकाशित हुई, जिसको आपको कांग्रेस ने स्वीकार किया। 3 जून को स्वीकार कर लिया। इसकी आवश्यकता आपको इसमें याद करना है क्या, कि 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसको आपको कांग्रेस संसद में, बाद में ब्रिटेन के संसद में आपको प्रस्तुत किया गया, जिसको 18 जुलाई को मान्यता मिली, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या पॉइंट है, हाँ, 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्यकारिणी की महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन को माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। तो माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव कौन पेश किया था, तो गोविंद वल्लभ पंत ने। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, याद रखिएगा, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्य, मतलब गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी तीनों आदमी समर्थन किए थे भारत विभाजन का, फिर भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका बहुमत से। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध प्रांत के नेता चौथाराम मिडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू, उसी तरह पुष्पोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। इनके नाम की आवश्यकता याद करने की किसी की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इसे स्वीकार कर लिया। 400 सदस्यों में 10 सदस्य इसके विरोध में थे। इसमें किसी की याद करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, 4 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को उस पर ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर हुआ। याद रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट ने उस अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर कब किए थे? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसके अनुसार देश में को 15 अगस्त को 2 भाग डोमिनियन स्टेट, एक भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। ठीक, डोमिनियन स्टेट कहने का मतलब है कि राजा जो होंगे वो आपको ब्रिटेन के ही होंगे, बाकी सब शासन आपको भारत के होंगे।
मतलब गणतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र भारत होगा, लोकतांत्रिक होगा, लेकिन गणतंत्र नहीं होगा। लेकिन भारत आपको 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश बन गया, डोमिनियन से अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद जब डोमिनियन से अलग हो गया तो राष्ट्रमंडल का गठन हुआ, याद रखिएगा। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता प्रभुत्व सौंप दी गई। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज और 15 अगस्त को भारत राज्य बना, ठीक। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो जॉर्ज षष्ठम थे, और वो यह भारत का अंतिम सम्राट थे। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति हो गए और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान थे। जब भारत में गणतंत्र लागू हुआ उसके बाद कॉमनवेल्थ राज्य का नेशन का गठन हुआ, राष्ट्रमंडल देश का गठन हुआ, और वो आपको प्रथम प्रधान बनेंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है याद करने के लिए। चलिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन आपको 2 जून 1946 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 सितंबर 1946 को, ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है डेट के साथ में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग अंतिम सरकार में शामिल हुई। ये भी डेट के साथ याद रखिएगा कि 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग जो थी सरकार में शामिल हुई 500 सदस्यों के साथ में। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया, कोई आवश्यकता नहीं है आपको याद करने का। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? JB कृपलानी थे, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे जो लेबर पार्टी के थे, ठीक। चलिए, भगत, ये आपको लाइन याद रखने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। और उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। भगत सिंह के, ठीक। अब चलिए, अब थोड़ा सा इसमें को लुसेंट के द्वारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बीच में छूट गए थे उसको फिर से रिपीट किया है और उसको इसमें दिया है, तो उसको हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक। 2 पार्ट और आ सकते हैं इसके, 2 पार्ट में वीडियो समाप्त होगा। इस तरह से स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त हो जाएंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत भी आई है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरा भी हौसला आप लोग बढ़ाइए, ठीक। चलिए, बस इतना ही कहेंगे। और ख़राब वीडियो लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक करने का कारण भी बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, नमस्कार।